ले चालू करें। अब बैठो, आराम से बैठो। तुम यार भाई पढ़े हुए हो मेरे से पहले, सीएसटी में पढ़ा हुआ। अच्छा, और कोई नहीं? आप तो कल वाले हो। आप बड़ा फर्स्ट डे आपका आज। क्या नाम आपका? अरे अरे बैठो, आराम से बैठो। क्या नाम है? खुशी व्यास। का जयपुर से? क्या कहाँ से? उड़ीसा से। तो हिंदी समझ में आ रही है? उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, है ना। भुवनेश्वर में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क का कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर है। सूर्य जब भी इंडिया में उदय होता है तो सबसे पहले भगवान के मुख पर किरण पड़ती है, इसलिए उसको सूर्य टेम्पल बोलते हैं। चलो एक बात, हाँ हाँ, अकाउंट पढ़ाऊंगा मैं ना, करंट अफेयर नहीं पढ़ाऊंगा। ये तो ऐसी कोई बात याद आ गई तो बता दी। लिखो भाई, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये अपन ने कल लिखा था। लिखो लिखो। लिया लिस्ट लिया, भी लिया ले, बाकी जो लेके है वो लिख लो। चालू करो। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट रहेगा, इसके 2 पार्ट रहेंगे। 60 मार्क्स और कितने मार्क्स के लिए? 40 मार्क्स के लिए। तो अपन जो पहले जो सिलेबस चालू करेंगे वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चालू करेंगे, ठीक है। इसमें कल अपन ने कुछ बातें लिखी थी, एक तो फादर। अब हाँ, हाँ हाँ, है ना। कल अपन ने अकाउंट्स के फादर का नाम लिखा था लुकास पेसियोली। ये तो आप शुरू शुरू में लिख लेना भी, अकाउंट्स के फादर का नाम तो कम से कम याद रहे, लुकास पेसियोली। 1494 में उन्होंने जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम वो इसी ईयर में दी थी। हाँ, आप शांति बना रखो एकदम थोड़े से ना, ताकि बात तो आगे कंटिन्यू कर पाओ। फिर अब इसमें जो बेसिक टर्म्स है शायद सभी आपको आते हैं, कैपिटल है, ड्राइंग्स है, कैपिटल, ये डेटर्स, क्रेडिटर, ये सब तो आप ऑलमोस्ट सभी को पता है। आप इसमें लिखो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, लिखना चालू करो। हाँ लिखो, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल अपने लिखे हुए हैं, जिनके लिखे हुए वो कोई बात नहीं, जो नहीं लिखे हुए फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन लिखो अभी। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन लिख दिया। नाम लिखो इनके। पहला लिखो गोइंग कंसर्न, पहला लिखो गोइंग कंसर्न, फिर 2 लाइन छोड़ देना, उसके बाद लिखो कंसिस्टेंसी। पहला गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न मैं लिखता हूं, साथ साथ में लिखते हैं। पहला लिखो आप गोइंग कंसर्न, फिर 2 लाइन छोड़ दो और फिर लिखो कंसिस्टेंसी, और 2 लाइन छोड़ के फिर लिखो एक्चुअल बेसिस। ये 3 ही अकाउंटिंग अजम्पशन है, तीनों नाम याद रखना, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, और तीसरा वाला कौन सा है? एक्चुअल बेसिस। जो गोइंग कंसर्न आपको ये बताता है कि आपने जो बिजनेस चालू किया है वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, इस पूरे साल भी चलेगा और आगे आने वाले कई साल तक कंटिन्यू रन होता रहेगा। सेम बिजनेस ही आप कंटिन्यू करोगे। आप जो सीजनल बिजनेस करते हैं, जो सीजन के सौदागर होते हैं ना, जैसे अभी बारिश आई तो रेनकोट बेच लिए, ना सर्दी आई तो मूंगफली बेच लेंगे, फिर सकरात आएगी तो पतंग बेच लेंगे, वो सीजनल बिजनेस है, वो बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आते। फिक्स्ड एसेट जो अपन खरीदते हैं वो इसी अजम्पशन पर खरीदते हैं कि ये जो फिक्स्ड एसेट परचेज की गई है ये बिजनेस में लॉन्ग रन तक काम पे आएगी। तो लिखो गोइंग कंसर्न में कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, business will continue for long term period, and fixed assets are purchased, and fixed assets are purchased on such assumption। फिक्स्ड एसेट्स भी है इसी assumption के ऊपर खरीदी जाती है
कि इस फिक्स्ड एसेट्स को अपन बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक क्या करेंगे, काम में लेंगे। आ गया समझ में? जैसे आप लोगों के घर पे घर वाले जो बिजनेस चलाते होंगे उसमें आपने देखा होगा कि साल के 365 दिन तक बिजनेस चलता है, एक दिन भी छुट्टी नहीं होती है, फिर आगे भी कंटिन्यूस तक वही सेम बिजनेस कंटिन्यू रहता है, वही बिजनेस की कैटेगरी में आता है। दूसरा लिखो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको यह बताता है कि रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज जो आपने बिजनेस में अडॉप्ट कर रखी है वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहेगी और अगले एक साल तक भी वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। मतलब जो रूल रेगुलेशन बिजनेस में अडॉप्ट किए गए हैं वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहेंगे, उनमें चेंज नहीं किया जाएगा बार बार में, और अगले कई साल तक भी सेम रहेंगे। जैसे आपने डेप्रिसिएशन का नाम सुना होगा, उसमें एक मेथड आता है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अपन अगर एक बार अगर अपने SLM अडॉप्ट कर लिया है तो अपन अगले कई साल तक SLM ही यूज करेंगे। ऐसे नहीं है कि एक साल SLM करा फिर कहा कि यार ये तो गलत लग गया, चलो WDV करते हैं, फिर WDV कर लिया, फिर ना यार ये भी गलत हो गया, अब SLM करते हैं, क्योंकि उससे कंपेरेटिबिलिटी अकाउंट्स में नहीं हो पाएगी। या आप जब गुड्स बेचते हो तब आपने डिसाइड कर रखा है कि आप कैश में सामान बेचोगे, उधार आप नहीं दोगे, यह आपकी बिजनेस की पॉलिसी है। फिर थोड़े दिनों बाद आपको रियलाइज हुआ कि सामान लेने को आ ही नहीं रहा, क्योंकि कस्टमर को चाहिए उधार, तो आपने 6 महीने नगद में माल बेचा, फिर आपने सोचा कि चलो उधार माल बेचते हैं, तो आपने फिर उधार चालू कर दिया। फिर आपको ये रियलाइज हुआ कि डेटर बहुत ज्यादा हो गए, ऐसा करते दोबारा चेंज आते हैं, किसकी तरफ आते हैं, कैश की तरफ आते हैं। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, या तो थ्रू आउट द ईयर कैश रखो, या थ्रू आउट द ईयर कैश एंड क्रेडिट दोनों रखो, या सिर्फ क्रेडिट पे रखो। तो रूल रेगुलेशन पॉलिसी जो आपने फॉलो करी है वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहेगी और इनमें कभी चेंज नहीं किया जाएगा। फिर क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या ये कभी चेंज नहीं किया जाएगा? तो चेंज कर सकते हैं अगर ऐसा चेंज करना गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हो। गवर्नमेंट कह दे कि भी दिस फॉलो नहीं करना है, दिस फॉलो करना है। जैसे आप SLM लगाते हो डेप्रिसिएशन का, लेकिन जब ऑडिट होती है या इनकम टैक्स जब भरा जाता है तब वो नहीं मानते SLM को, वो कहते हैं आपको डेप्रिसिएशन लगाना होगा WDV मेथड से। तो आप ये नहीं कहोगे सॉरी मुझे तो WDV का फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं नहीं लगा सकता, नहीं लगाना ही पड़ेगा। मोदी जी आए थे ना 8 नवंबर 2016 को, है ना, 8 बजे, कि आज रात से 500 और 1000 के नोट चलन में नहीं है। तो अपन ये थोड़ी कह सकते हैं कि हमने मोदी जी को वोट ही नहीं दिया था तो हम तो मोदी जी की बात नहीं मानेंगे। मैंने तो टीवी नहीं देखा था भाई, लाइट नहीं आई थी हमारे घर पे, तो मैंने तो ये न्यूज पढ़ी नहीं, तो हम तो 500-1000 के नोट में ही काम करेंगे। ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसा चेंज अगर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो आपको वो चेंज करना ही पड़ेगा। दूसरा, ऐसा चेंज करना आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो। जैसे आप कैश में सामान बेच रहे हो, सामान बिक ही नहीं रहा है, तो आपको रियलाइज हुआ कि अपन को कैश और क्रेडिट दोनों में काम करना चाहिए। तो ऐसा चेंज करना आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो, तब आप उसको चेंज कर सकते हो। या आपको यह लगता है कि जब मैं क्रेडिट पे सामान बेचता हूं तो डेटर बहुत ज्यादा हो गए, फिर वो बजट्स होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए अपन उधार में सामान ही बंद कर देते हैं, अपन कैश में ही काम करते हैं। ऐसा चेंज करना बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो, ऐसा चेंज करना गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हो, या ऐसा चेंज करना आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को मोर एप्रोप्रिएट शो करे। जैसे बात थी पहले कि कैलकुलेटर जो होता है, कैलकुलेटर से याद है सभी बच्चों को कैलकुलेटर लेके आना जरूरी है। जिस तरीके से फोन लेके आना जरूरी है वैसे ही कैलकुलेटर लेके आना जरूरी है। नहीं है तो खरीद लो और लेके आना है, क्लास में रेगुलर ही लेके आना है। ठीक है, याद रह जाएगा? नहीं रहेगा, नोट्स में डालेंगे भी, PPT में जो घर पे आ जाए, आपको डायरी में लिखे योर वर्ड, है ना, आपके वर्ड के साथ आप कैलकुलेटर जरूर भेजें कल से। ठीक है ना, परचेज कर लेना। नॉर्मल जो ब्लैक वाला आता है वो सिटीजन वाला पैसा वाला परचेज कर लेना। तो कैलकुलेटर अगर बिजनेस में देखा जाए तो एक तरीके से फिक्स्ड एसेट्स है। सोच लो आराम से। कैलकुलेटर अगर देखा जाए तो, अगर कैलकुलेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अपन देखते हैं, क्या रेगुलर परचेज करते हैं अपन कैलकुलेटर को? नहीं करते। फिक्स्ड एसेट्स को अपन रेगुलर परचेज नहीं करते, नहीं उसका रेगुलर सेल करते। ठीक है, 3-4 साल तक चलता है, अगर तरीके से चलाओगे तो चल जाएगा, ऐसे एक दूसरे मारते रहोगे तो नहीं चलेगा। बाकी अगर तरीके से चलाओगे तो 3-4 साल चल जाएगा। फिक्स्ड एसेट भी मोर देन 1 ईयर आपको बेनिफिट देती है।
फिक्स एसेट से प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट होती है बिजनेस में, तो अगर आप कैलकुलेटर से काम करोगे तो एक्यूरेसी आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, आएगी ना। तो देखा जाए तो करेक्टरिस्टिक सेम फॉलो होती है फिक्स एसेट्स की और कैलकुलेटर की। फिर भी अपन कैलकुलेटर को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। उसका रीजन क्या है? उसकी वैल्यू। भैया आप कैलकुलेटर बैलेंस शीट में रख रहे हो प्लांट मशीनरी 15 लाख रुपए की, बिल्डिंग 10 लाख रुपए की, फर्नीचर 4-4.5 लाख रुपए, उसके पड़ोस में लिखोगे कैलकुलेटर 150 रुपए का, तो वो नहीं होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो 150 रुपए 15 रुपए, डेप्रिसिएशन घटा के 135 लिख रहे हो आप, है ना। तो ये सब चीजें वहां पर नहीं होगी तो ज्यादा अच्छी लगेगी। तो ऐसा चेंज करना आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को मोर एप्रोप्रिएट शो करे, तब आप उसको चेंज कर सकते हो। तो लिखो कंसिस्टेंसी में रूल रेगुलेशन एंड पॉलिसी। रूल रेगुलेशन तो भाई तू मेरे को देखता रहेगा पूरे टाइम, है सुन रहा है, ध्यान से सुन। तो मैं सारी बातें से दोबारा पूछूंगा। नाम क्या तुम्हारा? पुलकित। कहां? जयपुर से, है ना। तो कंसिस्टेंट लिखो रूल रेगुलेशन एंड पॉलिसी विल बी सेम थ्रू आउट द ईयर, बट इट कैन बी चेंज, लेकिन इसमें बदलाव हो सकता है। इफ कब कब हो सकता है बताओ भाई? गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट आप लिख नहीं रहे? अच्छा ऐसे ही है, गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, और बी प्रॉफिटेबल, और सी लिख दो बुक्स ऑफ अकाउंट मोर एप्रोप्रिएट। बुक्स ऑफ अकाउंट मोर एप्रोप्रिएट। आ तो गया समझ में दोनों पॉइंट? तो बताओ गोइंग कंसर्न क्या होती है? बिजनेस क्या करेगा? लॉन्ग रन तक चलता रहेगा। फिक्स एसेट अपन खरीदते हैं वो इसी अजम्पशन पे खरीदते हैं। फिर सेकंड क्या पढ़ा अपन ने? कंसिस्टेंसी। ये क्या कहता है? रूल रेगुलेशन हमेशा क्या रहेंगे? सेम। पॉलिसीज क्या रहेंगी? सेम। मैं CMA-FM पढ़ा रहा हूं तो मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना। ऐसे थोड़ी है कि एक चैप्टर मैंने कराया, एक चैप्टर मैम कराएंगे, फिर एक चैप्टर आप खुद पढ़ लेना, फिर एक चैप्टर दोबारा कराऊंगा मैं, ऐसे थोड़ी होगा। कंसिस्टेंसी रहने के लिए तभी तो कहते हैं घर वाले या टीचर्स कहते हैं कि बेटा रेगुलर पढ़ा करो, कंसिस्टेंट होना चाहिए। और अपन रेगुलर पढ़ते नहीं है, फिर अपन अचानक से 5-6 घंटे पढ़ लेते हैं कोई दिन, फिर दूसरे दिन हॉस्पिटल मिलते हैं, है ना, क्योंकि वो अपनी बॉडी को सूट नहीं करता है। तो कंसिस्टेंसी होना काफी क्या है? जरूरी है। परफेक्शन हो ना हो, कंसिस्टेंट होना काफी जरूरी है। फिर एक्रूल बेसिस। एक्रूल बेसिस आपकी जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है ना, यहां पर जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम में एंट्रीज करते हैं, जितनी भी अपन अकाउंट्स पढ़ते हैं, वो सारी की सारी एक्रूल बेसिस पर बेस्ड है। अकाउंट्स के बेसिस, इसके नीचे लिखो आप अकाउंट्स के बेसिस लिखो, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग बेसिस, अकाउंटिंग लिख लो बेसिस। वैसे 3 होती है, पहले 2 पढ़ लो, तीसरा आ जाएगा समझ में। कैश बेसिस, एक्रूल बेसिस, और एक आती हाइब्रिड। ये कौन सी होती है? आजकल अपन है ना, अपन सारे हाइब्रिड ही हैं सारे, है ना, सारे आतंकवादी हैं अपन। तो कैश बेसिस, एक्रूल बेसिस और हाइब्रिड। देखो कैश बेसिस नाम से पता लग रहा है कि इसमें कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे? कैश वाले। कैश रिसिप्ट होगी तो लिखेंगे, कैश पेमेंट होगा तो लिखेंगे। एक्रूल बेसिस कहता है कि कैश का पेमेंट हो या कैश का पेमेंट नहीं हो, ट्रांजैक्शन होना, ट्रांजैक्शन ओकर्ड होना इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रांजैक्शन हो गया है तो उसे रिकॉर्ड करेंगे, वेदर पेमेंट इज मेड और नॉट, या वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। कितने बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं? 1 2 3, बाकी सब घर पे। आप रहते हॉस्टल में? आप ही? हाँ, क्या नाम आपका? नेहा। हॉस्टल में एक महीने का रेंट कितना है? 95 रुपए। अरे जैसे स्विट्जरलैंड में आप इतना गिरा लगता है? 9500। और सिंगल रूम है, मतलब यार उसमें भी शेयरिंग है? ऐसे कोई 5 स्टार होटल में रह रहे हो आप, उनके साथ रह रहे हो, इतना महंगा किराया लगता है? बॉयज है जो हॉस्टल में रह रहा कोई? नहीं, अपन तो चलो लगता होगा, चलो अपन ज्यादा ही मानते हैं, अपन 10,000 मानते हैं।
अपन ज्यादा ही मानते हैं, कितना 10,000 रुपये किराया लगता है हॉस्टल का, ठीक है। तो आपने कोई बिल्डिंग ले रखी 10,000 रुपये किराए के ऊपर, जिसमें आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो। आपने 2024-25 में जो 12 महीने होते हैं पूरे साल बिजनेस किया है। पूरे साल क्या किया? बिजनेस पूरे साल रही है, ऐसा नहीं कि बीच में बंद कर दिया फिर चालू किया फिर बंद कर दिया। आपने किराया चुकाया 80,000 रुपये, 12 महीने आप बिजनेस को काम में लिया, बिल्डिंग को काम में लिया, आपने किराया चुकाया कितना? 80,000 रुपये। अपना अपना जवाब देना, आपके लिए खर्चा कितना हुआ? ऑप्शन ए 80,000, ऑप्शन बी 1,00,000, ऑप्शन सी 1,20,000 या ऑप्शन डी 40,000। आराम से क्वेश्चन दोबारा सुन लो, जब तक समझ में नहीं आए तब तक सुनते रहो। कि हमने कोई बिल्डिंग किराए पे ली है बिजनेस करने के लिए, 10,000 रुपए पर महीने अपना किराया डन हुआ है, हमने पूरे 12 महीने काम में लिया है उसको, और हमने किराया चुकाया उसको कितना? 80,000 रुपए। तो अपन रिकॉर्ड कितना करेंगे या खर्चा कितना दिखाएंगे? 80,000, 1,00,000, 1,20,000 या 40,000? इधर वाले डिपार्टमेंट का तो 1,20 आंसर है, इधर वाले का अपना अपना आंसर देना। मैं फेल हूं तो कम से कम मेरे कारण हूं, किसी दूसरे का आंसर सुन के मैं फेल नहीं हूं। बताओ 10,000, 80, हाँ 80 आएगा सर, गिन के इतने दिए 80,000 रुपए, फोन पे इतने का ही हुआ है 80,000 का। हाँ मैडम, आपको आज फर्स्ट डे है क्या? आज कल आए थे आप, ठीक है। चलो बताओ कितना? 80,000 ही पीछे। सर मैं तो ये सोच रही हूँ कि 80 भी दूं या नहीं दूं, ऐसे बताओ आराम से। 80,000 पीछे वाले। अरे बोलो भी, आप दोनों भी इसी एग्जीक्यूटिव क्लास में ही हो। हाँ ऐसे थोड़ी कि ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, हमारे लिए तो है नहीं ये क्वेश्चन। 1,20 और उधर वाले को सर देख लो जैसे भी आपको ठीक लगे। जो बच्चे 80,000 आंसर सोच रहे हैं, आंसर उनका भी सही है, लेकिन वो फॉलो कर रहे हैं कैश बेसिस। वो क्या फॉलो कर रहे हैं? कैश बेसिस। और जो आंसर 1,20,000 दे रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं एक्रूड बेसिस। डिफरेंस समझ में आ गया? कैश बेसिस कहता है कि कैश का पेमेंट जितना हुआ है उतना रिकॉर्ड करो, जितना पेमेंट नहीं हुआ उसको रिकॉर्ड मत करो। एक्रूड बेसिस ये कहता है कि चाहे कैश का पेमेंट हुआ है या पेमेंट नहीं हुआ है, खर्चा हो गया तो उसे रिकॉर्ड करो। तो एक्रूड में कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि 80 का तो पेमेंट हो गया, 40 आउटस्टैंडिंग है, टोटल कितना हो गया? 1,20। और अगर देखा जाए तो साइंटिफिक जो है जिससे एक्चुअल में कंपेयर किया जा सके वो एक्रूड बेसिस ही है। अब यही अगली साल लो, अगली साल अब बताओ तुम्हें, अगर तुम 80,000 रिकॉर्ड करते हो तो अगली साल तुम्हें कितना किराया चुकाना पड़ेगा? 40 तो पिछला, 1,20 इसका, टोटल कितना चुकाओगे? 1,60। और आपको चुकाना ही पड़ेगा, आपने चुकाया 1,60। तो अब बताओ कितना खर्चा मानोगे आप? 1,60, 1,20, 40 या 80? 1,20। आराम से कितना? 1,20, 1,60, 40 या 80? 1,60 पक्का? अभी भी तुम कैश बेसिस ही फॉलो कर रहे हो? अभी भी तुम क्या फॉलो कर रहे हो? कैश बेसिस। 40,000 यहीं दिखाया जाएगा। 40,000 पिछले साल का होगा, माइनस होगा 1,60 में 40 कि ले भाई ये 40 तो पिछले साल का, और इस साल का किराया कितना हुआ? 1,20। पेमेंट आप 1,60 का ही करोगे, लेकिन उसे बताओगे या वो आपको बता देगा कि मैडम 40 तो पिछले साल वाला है और 1,20 इस साल वाला है। तो इस साल कितना खर्चा दिखाएंगे अपन? 1,20। पिछले साल भी कितना? 1,20। और अगर आप कैश बेसिस के हिसाब से चलोगे तो पिछले साल दिखाया आपने 80, इस साल दिखाया 1,60। भी ऐसा क्या है? आप भी वही हो, बिल्डिंग भी वही है, किराया भी उसी रेट पे है, पहले साल 80 हो रहा है, दूसरे साल 1,60 हो रहा है। तो ये कंपेरेटिबिलिटी नहीं है। कंपेरेटिबिलिटी तब होगी जब 1,20 यहां दिखाया जाए और 1,20 अब तो आ रहा है समझ में? मना कर दो नहीं आ रहा।
कोई जबरदस्ती थोड़ी है, सच में आ गया समझ में? ठीक है भाई। तीसरे साल चलते हैं, तीसरे साल आपने कोई किराया नहीं चुकाया, जीरो। बिल्डिंग है आपके पास, बिल्डिंग को यूज कर रहे हो, 12 महीने आपने यूज करा और कोई किराया नहीं चुकाया। अब बताओ कितना खर्चा हुआ? सर इनकी सुन के मैं हाँ भले बोल रहे हैं, लग नहीं रहा है, लेकिन बताओ कितना खर्चा हुआ? अरे जीरो बोल दो अब तो। कितना हुआ? 1,20, और 1,20 का 1,20 पूरा बाकी पड़ा है, लाइबिलिटी में है, ये हमें चुकाना है। तो पेमेंट इज मेड और नॉट मेड, ये कौन सा बेसिस हुआ? एक्चुअल बेसिस। और कैश बेसिस क्या कहता है? कैश में। अब कैश बेसिस कौन फॉलो करते हैं? जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं वो कौन सा बेसिस फॉलो करते हैं? कैश बेसिस। जैसे अभी तुम प्रोफेशनल से भिड़ गए हो रिसेप्शन पे, उन्होंने ऐसे, आपने ऐसे कहा कि देखो सर सी सेट तो पढ़े ही थे आपसे, तो ऐसा करो 6 महीने पढ़ा लो, उसके बाद फीस ले लियो। उन्होंने क्या कहा? सॉरी सॉरी, हम डेटर्स को जानते ही नहीं, डेटर्स क्या होते हैं हमें पता नहीं है। तो आप भी प्रोफेशनल बनने वाले हो, तो अपन भी कोई भी काम उधार में नहीं करेंगे, पैसे पहले उसके बाद काम करेंगे, है ना? घर पे रूल अप्लाई करो ना, मम्मी पहले पैसे। ये एट योर ऑन रिस्क, ये आपकी खुद की रिस्क पे है ना? जो झाड़ू वाड़ू में बाद में लगाऊंगी, पहले क्या मिलने चाहिए? पैसे। प्रोफेशनल पर्सन है आखिर। और हमारे सर ने कहा कि विदाउट पे तो कोई भी काम करना चाहिए नहीं। हाँ, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, ठीक है ना? तो लिखो एक्चुअल बेसिस में कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। एक्चुअल बेसिस में लिख लो कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। आपका थोड़ी लिखा हुआ है, आप तो लिख लो, लिखो तो, मैंने बोल दी लाइन तो। क्या लिखा? एक्चुअल बेसिस में बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, है ना? ये जो लोग नहीं लिख रहे उनको ऐसे राजा वाली फीलिंग आ रही है ना, ये मजदूर लोग काम कर रहे हैं हमारे सामने, और हम आराम से मस्त चिल हो गए बैठे, है ना? लिख दिया? ओके। ये हाइब्रिड क्या होती है? देखो, अब ये एक्चुअल बेसिस और कैश बेसिस का मिक्सचर जो फॉर्म है, ये मिक्स फॉर्म है भाई, वो हाइब्रिड है। देखो एक्चुअल बेसिस कहती है जनरल एंट्री बनाओ, लेजर बनाओ, 8 सब्सिडरी बुक रखो, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिर ट्रेडिंग, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट, इसलिए कंप्यूटर अलग से रखो, एक ऑपरेटर लेके आओ, ये सब काम करो। बेचारे का इतना बड़ा बिजनेस है ही नहीं, वो अगर इन सबको लेके आएगा तो उसका बिजनेस नहीं इतने रुपए का, तो वो क्या करेगा? जरूरी जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट होगी उन सबको मेंटेन कर लेगा। मतलब कुछ की डबल एंट्री पास कर लेगा, कुछ की सिंगल एंट्री पास करेगा, कुछ की एंट्री पास नहीं करेगा। तो वो जो मिक्सचर होगा वो कौन सा होगा? हाइब्रिड होगा। चलो अब इसके आगे हेडिंग लिखो आप अकाउंटिंग कंसेप्ट, नीचे हेडिंग लिखो अकाउंटिंग कंसेप्ट, हेडिंग लिखो अकाउंटिंग कंसेप्ट। ये ऑनलाइन वाले भी लिख रहे हो ना? हेलो, लिख लेना भी है ना साथ साथ में। इसमें लिखो सबसे पहले मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, MONEY, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन तो हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बेस ऑफ देयर मॉनेटरी वैल्यू। जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होगी उन्हें ही रिकॉर्ड करेंगे, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पक्का? तो जैसे आप ऑर्डर देते हो, तो ऑर्डर देने की कोई एंट्री नहीं होती है। आपने फोन करके कहा कि 4 कंप्यूटर भिजवा दो, फोन करने की कोई एंट्री नहीं होगी। अगला या तो कंप्यूटर भिजवा दे या आप उसको पेमेंट भेज दो, उन दोनों की एंट्री होगी। फोन करने की कोई एंट्री नहीं कि मैंने फोन कर दिया उसकी एंट्री कर देते हैं, कि ऑर्डर भेज दिया ऑर्डर की एंट्री नहीं होगी। किसी को अपॉइंट करने की एंट्री नहीं होगी। जैसे आपने किसी को काम पे रखा कि कल से एज ए टाइपिस्ट तुम अपॉइंट हो और कल से काम पे आ जाना, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अरे मैंने एक दिन एंट्री पूछी थी, उषा अपॉइंटेड एज ए टाइपिस्ट,
कि उषा को टाइपिस्ट पे क्या कराया अपन ने, अपॉइंट कराया, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। उसको अगर अपन पेमेंट कर दें, ले भाई साइनिंग अमाउंट ले भाई, ये पेमेंट कर दिया, तब एंट्री जाएगी उषा अकाउंट डेबिट टू कैश। उषा अपने यहां पर 1 महीने काम करे तो उसकी सैलरी अक्रू हो गई है, सैलरी ड्यू हो गई है, उसकी अपन एंट्री करेंगे, किसी को अपॉइंट करने की एंट्री नहीं करेंगे। बार्टर सिस्टम की भी एंट्री नहीं करेंगे, है ना। गेहूं के बदले चावल, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। बार्टर शुरू पहले जब कॉइन्स नहीं चला कर तो बार्टर होता ना, अभी भी घरों में चलता है ना। मम्मी एक कटोरी में दही देके भेजती है, फिर उस सामने वाली आंटी चॉकलेट डाल के वापस भेजती है ना। बार्टर एक्सचेंज आप कह रहे मत दिया करो, एंट्री नहीं होती इनकी। तो कोई भी घर पे चीनी लेने आए हम नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी एंट्री हमारे घर में नहीं है ना, बाजार से ले सकते हो आप, हमारी एंट्री नहीं होती इसकी, क्या करेंगे इसको देंगे। ठीक, तो लिखो ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी वैल्यू। ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी वैल्यू, which can be expressed in monetary value. एग्जाम्पल लिख दो, ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर प्लेस। दूसरा लिख दो अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, और तीसरा लिख दो बार्टर सिस्टम। और इन तीनों के ब्रैकेट लगा के लिख दो इनकी एंट्री नहीं होगी, will not be entered। हाँ लिख लो, ये एग्जाम्पल लिख लो, याद रह जाएगा। क्या क्या, ऑर्डर प्लेस, दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, और तीसरा बार्टर सिस्टम। इनकी एंट्री नहीं होती है। मैंने पहले जब हमने नई नई कॉमर्स ली थी, मतलब 11th में आए थे, तो हर चीज की एंट्री बनाने का शौक रहता था, है ना। तो मम्मी ने थप्पड़ मारा तो उसकी क्या एंट्री होती है, तो उसकी एंट्री नहीं होती है ना। अपन कहते थे डेबिट द रिसीवर, हम रिसीव कर रहे हैं तो अपने आप को डेबिट करते थे, है ना। एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, कि जो जा रहा था उसको अपन क्या कहते हैं कि इज्जत गोज आउट, है ना। ऐसे एंट्री करें तो इन सब की एंट्री नहीं होती, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू हो उन सब की एंट्री होती है। ठीक है, दूसरा लिखो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये खड़ा हुआ है तो सर को बुला के लेके, टाइपिस्ट को। क्लास शायद एंड हो गई। क्या लिखा, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट लिखो, ये 12 मंथ का पीरियड होता है। इट इज द 12 मंथ पीरियड, इट इज 12 month period in which transactions are recorded। जो अगर क्लास एंड हो गई, मीटिंग एंड, अभी है। लिखो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट, लिखो फाइनेंशियल कहां से स्टार्ट होता है, लिख लो। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल से 31 मार्च। कैलेंडर ईयर है वो कहां चालू होता है, 1 जनवरी से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, पक्का है ना। और कोई भी सन की हो, पागल हो ना, दिवाली हो, वो कहीं चालू कर सकता है। वो कहेगा मैं तो 1 दिसंबर से चालू करूंगा, तो 1 दिसंबर चालू कर सकता है, और 30 नवंबर को क्लोज कर सकता है। 30 नवंबर, 12 महीने का रखना क्या है, जरूरी है। जो अपना इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है या इंडियन महाजनी बही खाता है, वो महीना भी अप्रैल से चालू होता है। क्या हो गया, कौन सितंबर के आसपास कर दो, अपन सितंबर में चालू कर दो। अरे वो अलग अलग रिलीजन वाले लोग होते हैं जो उनके अलग अलग टाइम पीरियड पे ईयर स्टार्ट होता है। किसने कहा दिवाली पे नया साल चालू होता है,
होली आती है ना, होली के ठीक 15 दिन के बाद मार्च एंड जो फर्स्ट अप्रैल। मैं बता दूं है ना, ये मुश्किल रहता है ना कि भाई भरे हुए गिलास को और नहीं भरा जा सकता, गिलास अगर खाली है ना उसे ही भरा जा सकता है ना। तो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में या जो महाजनी बही खाता है वो ठीक फाल्गुन के बाद नया महीना लगता है चैत्र वाला, उसके भी 15 दिन छोड़ दो, क्योंकि शुरू के 15 दिन रहते हैं वो अमावस्या वाले रहते हैं, तो वो अच्छे दिन नहीं माने जाते। फिर वो चंद्रमा वाले जो 15 दिन आते हैं उसकी जो फर्स्ट डेट होती है उस दिन अपना नया साल लगता है ना। चैत्र का फर्स्ट साल होता है, गुड्डी पड़वा आता है उस दिन, गुड्डी पड़वा उसी दिन आता है ना। न्यू ईयर जो स्टार्ट होता है, न्यू ईयर स्टार्ट होता है ना, वो सेम अप्रैल के आसपास ही पड़ता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल होने का सबसे बड़ा रीजन यही है। मैं बता रहा था आपको कि जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है वो कॉपी पेस्ट है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम का, जो महाजनी बही खाता है उसकी कॉपी पेस्ट है। तो उसमें भी वो ईयर कब से स्टार्ट करते थे, जब फाल्गुन के बाद चैत्र आता तब स्टार्ट करते न्यू ईयर। तो वो न्यू ईयर पड़ता है ऑन अराउंड 1 अप्रैल के आसपास पड़ता है, मार्च एंडिंग में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में ऐसे। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल वहीं से स्टार्ट होने का रीजन है। क्या हो गया, आप भी यही बोल रहे थे? अरे हाँ मैडम आप सही हो, मैं गलत समझा था, मेरी गलती है ना, क्योंकि लड़कियों की गलती नहीं होती है, गलती की ही गलती होती है, लड़कियों की गलती नहीं होती। आ गया थे? तो तभी फाइनेंशियल कहां से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से। और अपना जो फाइनेंशियल, अपना जो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है या जो मम्मी वाला जो कैलेंडर है वो चल रहा है कितने साल आगे, 57 ईयर आगे चल रहा है। कितने साल आगे चल रहा है, 57। अभी अपन जी रहे हैं 2024 में, और जो विक्रम संवत है वो कहां पे जा चुकी है, 2081 में। कौन सी गई है, 2000। तो मम्मी तो बहुत जल्दी न्यू सेंचुरी में एंटर कर जाएगी। मम्मी वाला जो कैलेंडर वो तो उसी के हिसाब चलती है ना। तो कितने साल पड़े उसमें, 19 साल पड़े। 19 साल के बाद नई सेंचुरी में एंट्री हो जाएगी, अपन घूमते रहेंगे ऐसे ही। 2024 अपने को पड़े कितने साल, 76 ईयर पड़े भी, तो तब तक तो अपन निपट जाएंगे। तो अपन नई सेंचुरी नहीं देख पाए, तो अब से अपन भी ये कैलेंडर फॉलो करते हैं। कौन सा वाला, 2081 वाला। कम से कम नई सेंचुरी तो देख पाएंगे, क्योंकि आप लोग तो वैसे भी 2000 के बाद के बोर्न हो सारे, उसके बाद ही हो, तो एक ही सेंचुरी देखिए। जैसे हम तो पहले के मॉडल है, 90s वाले मॉडल हम तो, है ना। तो हमने 2 सेंचुरी देख ली, एक तो 20 वाली सेंचुरी भी देख ली, और कौन सी वाली देख ली, 21 वाली भी देख ली। और अब हम हिंदी वाला फॉलो कर लेंगे तो तीसरी देख लेंगे। तो अपन भी अब से कौन सा फॉलो करेंगे, हिंदी वाला। उसके महीनों के नाम तो याद है क्या आपको? एक तो याद है, फाल्गुन तो याद है। अभी कौन सा चल रहा है, सावन चल रहा है। चलो 4-5 तो याद है। मम्मी के पास बैठना और कहना कि आज से हम तुम्हारा वाला कैलेंडर लिखेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी नई सेंचुरी में आ पाए। तो कितने साल आगे चल रही है, 57। ये याद रहे, नहीं याद रहे, फाइनेंशियल ईयर याद रख लेना। कहां चालू होगा, 1 अप्रैल से, और क्लोज कहां पर होगा, 31 मार्च को। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या फाइनेंशियल ईयर है वो 1 साल से कम का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अरे इनसे पूछने दो, जिनको पता है वो तो रुको भी, इनसे पूछने दो भाई। अभी बात हुई फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का होना चाहिए। अब कह रहे कि क्या फाइनेंशियल ईयर वो 1 साल से कम का हो सकता है या, मतलब 12 महीने से लेस देन 12 मंथ हो सकता है या नहीं होगा? लगाओ दिमाग, आराम से सोचो, आराम से। मैं कोई बहुत बड़ी कोई थ्योरम नहीं पूछ रहा आपसे। क्या फाइनेंशियल ईयर है वो 1 साल से कम का हो सकता है या नहीं हो सकता, या हो सकता है? हो सकता है। तो क्यों? दिमाग लगाओ, आप बताओ। चलो आप भी बताओ भी। हाँ कौन बोल रहे हैं, बोलो बोलो आराम से। गलत ही तो होगा, हद से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। अपने मोरल इतने हाई है नहीं कि आज तक आपने कोई गलत जवाब दिया नहीं। बोल। किसी कंपनी में ना कोई पार्टनर्स होते हैं, तो पार्टनर्स की डेथ हो जाती है या वो
रिटायर हो जाते हैं तो वो जब रिटायर बिजनेस बंद कर देते हैं। बिजनेस बंद नहीं करते, जब वो पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं अपनी, एंड में नहीं बनाते, वो पहले बना के और प्रॉफिट वगैरह। तो वो फाइनेंशियल ईयर थोड़ी क्लोज हुआ मैडम, फाइनेंशियल ईयर तो चल ही रहा है, पार्टनर निपट गया बात अलग है। और एक बात तो कंपनी में पार्टनर नहीं होते, फर्म में पार्टनर होते हैं। चलो भाई इधर वाला डिपार्टमेंट बता दो भाई। नया बिजनेस चालू करेंगे तो क्या 1 अप्रैल का वेट करेंगे, और वो क्लोज कब होगा? तो बताओ 12 महीने से कम का हुआ कि नहीं हुआ? आपके पास पैसे की व्यवस्था हुई 1 फरवरी को, तो आप बिजनेस कब चालू करोगे? 1 फरवरी को। फिर क्लोज कब करोगे? तो कितने महीने का बना? 2 महीने का। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप 31 मार्च को चालू करके 31 मार्च को बंद कर सकते हो, 1 दिन का ही हो सकता है। उसके अपकमिंग जो ईयर है ना वो 12-12 महीने के होंगे। या जब बिजनेस खत्म होगा, तबाह होगा, तो क्या ऐसे तारीख देख के तबाह होगा? जैसे बाढ़ आई थी, अभी आ रही बारिश है ना, और अपना बिजनेस है वो बाढ़ के अंदर बह गया, तो क्या बाढ़ आने से पहले पूछेगी क्या तुमने फाइनेंस अकाउंट क्लोज कर लिए हैं? क्या तुम्हारी यहां पे 31 मार्च आ चुकी है तो हम आ जाएं? या आग लगने से पहले आग पूछेगी आपको कि क्या मैं लग जाऊं? तो जब बिजनेस खत्म होगा या बिजनेस जब चालू होगा तब वो 12 महीने से कम का हो सकता है। नहीं हो सकता? हो सकता है। तो आराम से सोचा करो आप लोग। आज से प्रेजेंस ऑफ माइंड नाम की कोई चीज होती है जो आपको रखनी बहुत जरूरी है। ये जो आप अभी तक चीजें रटते हुए आए हो ना, टीचर ने कहा कि बेटा कल इसको लर्न करके आना, घर गए दबा के रट्टा मारा उसको, स्कूल आ गए और आते कहा मैंने याद कर लिया। फिर वो कहते बेटा 5 मिनट और लर्न कर लो, वो 5 मिनट और रटा, करा रजिस्टर बंद और पूरा छाप दिया। वो अब बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग को थोड़ा चलाने की कोशिश करा करो। और ऐसा नहीं है कि आप में दिमाग नहीं है, बहुत अल्ट्रा लेवल का दिमाग है। मैंने तीसरा लिखा ना वो हाइब्रिड, वो आपके लिए लिखा था मैंने। आप लोगों में जो दिमाग है ना वो अल्ट्रा लेवल का दिमाग है। जो नई जनरेशन आएगी वो नए दिमाग के साथ ही आती है। जैसे आप अपने से 5 साल छोटे वाले से बात कर लो, उसमें बताओ आप ज्यादा दिमाग है या नहीं है? नहीं है? है, ये आपको लगता है? तो ये आपको लगता है उसमें दिमाग नहीं है, लेकिन आप उससे बात करो, उसके बात करने का लेवल है वो आपसे ऊपर का ही है। हाँ, क्योंकि उनको वो रिसोर्सेज अवेलेबल है जो हमें भी है, वही सेम रिसोर्सेज उन्हीं को अवेलेबल है। तो मैं यही तो मानता हूं कि मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट आप लोग हो। मैं यही तो मानता हूं कि हमारे हर 5 साल के बाद जनरेशन गैप आता है, तो जो नई जनरेशन आएगी वो ज्यादा ज्ञानी है। तो आप लोग हाँ ज्यादा है तो दिमाग का यूज करो, लेकिन इतने दिमाग नहीं है, बहुत ज्यादा है आप में दिमाग। आ गया फाइनेंशियल ईयर वाला? तो फाइनेंशियल स्टार्ट कहां से होगा? 1 अप्रैल से, 1 फेब से नहीं, 1 अप्रैल से। और क्लोज कब होगा? 31 मार्च को। और कैलेंडर ईयर है वो कहां साल होगा? 1 जनवरी से 31 फरवरी। क्या होता है? 31 दिसंबर। ठीक है, नहीं आती है? चलो ठीक, अगला लिखो आगे। मनी मेजरमेंट। अब लिखो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। लिखो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट लिख दिया? इसमें लिखो बोथ बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में लिखो बोथ बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट। दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। हाँ, वो सेपरेट लीगल एंटिटी, वो सेम वही है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इज नोन एज कैपिटल। लिख लो बोथ बिजनेस एंड बिजनेसमैन, है ना, वुमेन लिख लो आप लोग बस। थोड़ा आपको ऐसा लग रहा हो तो कि सर क्या बात, हर बात में आप मैं नहीं बोल रहे। बोथ बिजनेस एंड बिजनेस मैन आर सेपरेट।
अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इज नोन एज कैपिटल, and capital is the liability of business, and capital is the liability of business. इसी कारण कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होती है, दोनों अलग अलग है। तो ओनर ने बिजनेस में जो कुछ इंट्रोड्यूस करा है वो बिजनेस की लायबिलिटी है, वो पैसा वापस देना पड़ेगा बिजनेसमैन को। नेक्स्ट लिखो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, और इसके स्टार तारे चांद लगा दो, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट लिखो, इसमें डैश लगा के लिखो। फ्यूचर लॉस विल बी रिकॉग्नाइज्ड, फ्यूचर लॉस विल बी रिकॉग्नाइज्ड, but future profit will be recognized after realization. Future profit will be realized after realization. Future profit will be realized after realization. लिख लिया मैडम आपने? बोला तो मैंने अभी है, इधर में लिख दिया। Future profit क्या future loss will be recognized and future loss, मैं और भूल गया, future loss will be recognized and future profit will be recognized after realization. लिख लिया? एग्जाम्पल लिख लो, लिखो प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस, प्रोविजन फॉर लॉसेस है ना, और स्टॉक एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, एक स्टॉक वैल्यूएशन और पहले पूरे रट रखे हैं मैंने, एकदम सेम वही लिखाऊंगा जो पहले लिखाए थे। स्टॉक वैल्यूएशन, देखो ये बात कल भी अपनी हुई थी कि अकाउंट्स में जो अजम्पशन रहेंगे वो ये रहेंगे कि फ्यूचर लॉस जितने भी होंगे उन सबको पहले रिकॉग्नाइज करें। पीछे सॉरी हो गया तुम, इधर करो, सॉरी हो, जग रही हो ना? हाँ पढ़ते पढ़ते ठीक है, बोलने दे, ऐसे बोलते रहेंगे तो इनका काम है, अगले 4-6 महीने तक बोलते रहेंगे तो अपन सो लेते हैं थोड़ा। जग रहे हो ना? लिखा है जो मैंने लिखा है वो। तो अकाउंट्स इस बात के अजम्पशन में रहेगा, क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव में ये है कि आपको पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास में बिठाए रखना इंपॉर्टेंट है ना? और अपने यही बात हिट करती है। मैंने इससे पहले कई सारी बातें बोली है, वो अपने बात दिमाग में नहीं बैठती है। यही बात अपने हिट करती है कि सर ने कहा कि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बता रहा था आपको कि इन बच्चों को पता नहीं है कौन सी बात इनके दिमाग में लग जाती है, फिर उसका इंटरप्रेट ये बाद में करते हैं। जैसे एक दिन क्लास में से बातें चल रही थी, कोई बिहेवियर के बारे में बात चल रही थी सब, तो मैंने ये कहा कि तुम पढ़ो लिखो मत चाहिए, पहले कम से कम एक ढंग का इंसान तो बनो। बड़ों से कैसे बात की जाती है, कैसे रेस्पेक्ट करी जाती है, कैसे क्लास में बैठा जाता है, कैसे क्या नॉर्मल चीज वाली बात है, कम से कम वो तो तुम्हें आने चाहिए। पढ़ाई तो तुम उसी दिन करोगे जिस दिन तुम्हारे दिमाग में हिट करेगा। तुम्हारी जाएगी भी इस बार तो अटेम्प्ट निकालना ही है, 2-3 महीने पढ़ोगे निकाल दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हारा बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उस बच्चे को पता नहीं दिमाग में क्या ही बात लगी, वो घर गया, किताब फेंक दी उसने, मम्मी सर ने कहा है पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे क्या बनना है, एक ढंग का इंसान बनना। तो मैं खूब सारी बातें बताऊंगा, लेकिन आप पता नहीं कौन सी बात अपने दिमाग में लेके बैठ जाओगे और अपने अपने मतलब ही निकाल के बैठ जाओ। फिर कहोगे हमारे सर ने कहा था, वीडियो देख लो, ऑनलाइन वीडियो में क्या रखा है उसने कि पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, तो हिसाब से देख लेना भी है ना। तो कंजर्वेटिव कंसेप्ट ये कहती है कि फ्यूचर में जितने भी लॉस जो होंगे उनको अपन पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, फ्यूचर के प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज
नहीं करेंगे जब तक कि वो क्या नहीं हो जाए, रियलाइजेशन नहीं हो जाए। पक्का ना? हाँ, जैसे अभी अपन 12th के जब एग्जाम थे तो हमने बताया था कि अपनी क्लास में रैंक नहीं आएगी, है ना? तो अपन घर पे पहले से माहौल बना के रखते थे, नहीं कहते हैं? तुम लोग मुझे पढ़ने तो देते हो ही नहीं, फिर मेरे से उम्मीद करते हो कि मेरे मार्क्स आए। भूल जाना, नहीं आएंगे, है ना? ऐसे ही बोलते ना, जब मेरे एग्जाम होते तब तुम्हें बाहर घूमने जाना होता है, तुम्हारे घर में शादियां होती है, शादियां होती, फिर तुम उम्मीद करते हो कि मेरे मार्क्स आएंगे। भूल जाना, है ना? हाँ, और वो मौसी चाची बुआ ये सब भी, उनके बच्चे भी उसी टाइम आते हैं। तो मेरे इस अटेम्प्ट में नहीं, अगले आने वाले कई अटेम्प्ट में मार्क्स आने वाले नहीं, उम्मीद ही मत रखना। तो ये क्या होता है, अपन फ्यूचर के लॉस को क्या करते हैं, पहले रिकॉग्नाइज करते हैं। ऐसे ही करते हैं। कोचिंग में जब कोर्स ही टाइम पे नहीं हुआ तो मार्क्स कहां से आएंगे, है ना? और तुम मुझे पढ़ने देते कहां हो? सेम ऐसे ना, टीचर ने पढ़ाया नहीं हमें टाइम पर, तो अपन क्या करते हैं, फ्यूचर के लॉस को पहले रिकॉग्नाइज करते हैं। प्रॉफिट को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब वो रियलाइज हो जाएगा उसके बाद। पार्टी क्या एग्जाम देते स्टार्ट कर दी थी या रिजल्ट आने के बाद? ये कई तो ऐसे हैं जो रिजल्ट आने के बाद भी नहीं करी, नहीं करी ना। मतलब टीचर को पहले प्रॉमिस करते हैं, सर जी अगर मैं पास हो गया लंगर लगवा दूंगा, लंगर। हाँ, जैसे सी सेट में ऐसे बच्चे बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव में ऐसे बोलते हैं। फिर जब पास जाते हैं तो बोलते अभी कहां, अभी तो प्रोफेसर बाकी पड़ा है, सीएस बनने दो, अभी सीएस बन जाए तब कह नौकरी तो लगने दो अच्छी, उसके बाद। हाँ, ये सब रहेगा। तो प्रॉफिट अपन तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब क्या हो जाए, रियलाइज। ऐसी स्टॉक वैल्यूएशन है, लिखो स्टॉक वैल्यूएशन की लाइन लिखो, लिखो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू whichever is less। लिखो स्टॉक का वैल्यूएशन, लिखो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू whichever is less। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू whichever is less। जैसे आपने कोई स्टॉक खरीदा है 400 रुपए का, ठीक है? अब अगर उसकी मार्केट में प्राइस बढ़ गई है, 500 रुपए हो गई है, तो आप अब इसका वैल्यूएशन 400 पे ही करोगे। स्टॉक जो आपने खरीदा है उसकी प्राइस है 400 रुपए, खरीदने के बाद उस स्टॉक की प्राइस मार्केट में बढ़ चुकी है, वो 500 का हो गया। तो आप जो रिकॉर्ड करोगे वो 400 पर ही करोगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा 100 रुपए का जब आपको प्रॉफिट होगा, ये उसको बेचोगे तब प्रॉफिट होगा, अभी तो सामान आपके पास ही पड़ा है। लेकिन अगर इसकी मार्केट प्राइस गिर गई है, अगर ये 300 का हो गया, तब रिकॉर्ड कितने पे करोगे, 300 पे। तब आप ये मानोगे कि मेरे लॉस कितने का हो गया, 100 रुपए का लॉस का। इसका मतलब फ्यूचर के लॉस को आप पहले रिकॉग्नाइज करोगे, फ्यूचर के प्रॉफिट को तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब वो क्या हो जाए, रियलाइज हो जाए। पक्का? तभी अपन डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाते हैं, ये डूबेंगे। अपन क्रेडिटर के ऊपर प्रोविजन नहीं बनाते कि इसको कम पैसा देंगे, कि ये क्रेडिटर कितने का है, 20,000 का, तो 20 तो देने है ही नहीं, 19 देंगे अपन, 1000 का प्रॉफिट हो गया। नहीं नहीं नहीं, जब पेमेंट करने जाएंगे तब कम कर देंगे, लेकिन इसका प्रोविजन पहले नहीं बनाएंगे, डेटर्स पर ही प्रोविजन बनाएंगे। रह जाएगा याद? स्टॉक वैल्यूएशन में उसका एएस और लिख लो, AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। स्टॉक वैल्यूएशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख लो, AS2। ये AS और याद करने पड़ेंगे अपने को, 1 से लेके 32 तक है, 1 से लेके 32 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। इसमें AS2 है स्टॉक वैल्यूएशन। 3 आपका पढ़ा हुआ है कैश फ्लो, पढ़ा था 12th में कैश फ्लो, वो कौन सा था, 3 था। चलो 2 तो याद हो गया आपको। तो AS2 स्टॉक वैल्यूएशन याद रह जाएगा, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस, जो दोनों में कम हो उसी पर अपन इसको रिकॉर्ड करेंगे। लो चलो, तो बाकी बातें आपको कल